नमस्ते सभी को। सभी का मध्यस्थ दर्शन अध्ययन अभ्यास सत्र की ऑनलाइन फॉलोअप गोष्ठी में स्वागत है। तो किसी का क्वेश्चन का तो मैसेज था नहीं, लेकिन अभी एक बार पूछ लेते हैं कि किन्हीं का कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आपको कोई शेयरिंग रखनी हो, हफ्ते भर में किन्हीं बात पर ध्यान गया हो और आप शेयर करना चाहते हैं तो भी हैंड रेज कर सकते हैं, आपको माइक दिया जाएगा। जी, शशि मौसी जी का हैंड रेज है, को माइक दिया है। मौसी जी, आप बता सकते हैं। नमस्ते वंदन। नमस्ते श्याम भैया। नमस्ते नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को। भैया मेरी शेयरिंग और उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, जहाँ मैं अटक रही हूँ अभ्यास करते समय, कि जो मेरे लिए एक तो अचीवमेंट बता दूं कि अभी कल की ही बात है। कॉलेज में मेरे एक घटना हुई और मैंने रिएक्ट किया, और रिएक्शन के बाद में मुझे बहुत गिल्ट हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ इस बात को लेके कि अब मेरे बारे में वो क्या सोचेंगे। फिर मैं थोड़ी स्थिर हुई। उसके बाद में मैंने अपनी फीलिंग्स और नीड को देखा, उसको नोट डाउन किया, और उसके बाद में जिनके साथ में मैंने रिएक्ट किया था, मैं चिल्लाई पड़ी थी, और उनके साथ में मैंने बात की, और बहुत मतलब वो फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रहा। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये एक बड़ा सक्सेस था मेरे लिए कि एनवीसी के द्वारा किस तरह से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये तो उपलब्धि की बात रही। इसी में बार-बार मैं एक ही जगह पे अटकती हूँ, जहाँ की संस्कार पुराने हैं, या मतलब जो समस्याएँ हैं वो बहुत पुरानी हैं, और एक पैटर्न है उनका, और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ गहरी मान्यताएँ बन गई है। तो उनको मैं ये देख पाती हूँ कि अगर डिस्टेंस होता है, तब तो मैं अपने भाव को देख पाती हूँ, अपनी मान्यताओं को देख पाती हूँ, और अपने भाव ठीक भी कर पाती हूँ। लेकिन ये होता है कि जब लगातार क्योंकि व्यवहार हो रहा है, तो 3-4 बार अगर मैं ठीक स्थिति में रहती हूँ, तो चौथी 5वीं बार में वो वापस मेरे जो संस्कार हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि कांस्टेंट ट्रिगर सामने है, और उसके बाद में मैं अपने आप को, अपने उन संस्कारों को ट्रिगर होने से बचाती रहूं। मतलब ये इस तरह से हो रहा है, बजाय इसके कि मैं मूलभूत वास्तविकता की ओर ध्यान दूं। मैं उन ट्रिगर्स से भागने में या बचने का मेरा वो हो जाता है कि अब कैसे बचूं इससे, क्योंकि रहना जीना तो रोज का है, और वो ट्रिगर्स भी हैं, और अभी मेरी इतनी योग्यता भी नहीं है। तो क्या किया जाए? जी दीदी नमस्ते। नमस्ते। बात रख पाई भैया? हाँ हाँ, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। बढ़िया। देखिए, जो कठिनाई आप बता रही हैं हम सब लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में फेस करते ही हैं और कर ही रहे हैं। और जी। खास करके जिन लोगों के साथ हमारा रोज का जीना होता है वहां पर निश्चित रूप से अभ्यास को करने में बहुत सारी कठिनाइयां आती ही हैं। इनफैक्ट ज्यादा कठिनाई तो उसी जगह पर आती है। दो में से एक अप्रोच ट्राई करके देखा जाए। एक तो यह है कि किसी व्यक्ति के बारे में जो पूर्व धारणाएं हमको उठ करके आ जाती हैं, उन सारी पूर्व धारणाओं को नीड और फीलिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। जिसका मतलब है कि या तो हमारी कोई नीड पूरी नहीं हुई है, इस रूप में हमने धारणा अगले की बनाई है, या अगले की कोई नीड पूरी नहीं हुई है उस अर्थ में धारणा बनाई है। ज्यादातर समय हमारी नीड पूरा नहीं होने के अर्थ में हम दूसरे के लिए धारणा बनाते हैं। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, आपको देखते ही अगर हमको ये ध्यान आता है कि तुम बहुत स्वार्थी हो,
या हम्म। तुमने तो हमारी जिंदगी में कई बार खराब किया है। तुम हम्म। बहुत स्वार्थी हो, ये देखते ही अगर मैं पलट के देखता हूँ कि इसके पीछे मेरी नीड क्या होगी, तो शायद आपसे कॉपरेशन की नीड होगी जो पूरी नहीं हुई है। हम्म। शायद केयर और कंसर्न का नीड होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा। या तुम हम्म। हमको परेशान करते रहते हो, मैं देखिएगा तो कहीं सेफ्टी का नीड होगा जो पूरा नहीं होगा, रिस्पेक्ट का नीड होगा जो पूरा नहीं हुआ होगा। ये हम्म। सारे पूर्व धारणाओं के ब्लेम और जजमेंटल लैंग्वेज को अपने नीड लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। हम्म। एक बार वो नीड लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म होता है तो फिर उस नीड के साथ थोड़ी देर टिकने की जरूरत है। एक बार हम थोड़ी देर उस नीड के साथ टिके हुए हैं तो फिर तीन बात अपने में ध्यान में लाने की जरूरत पड़ती है। उस घटना को छोड़ करके हम नीड को सेंटर में लाते हैं, और नीड में को सेंटर में लाके तीन ऑब्जर्वेशन करते हैं। पहला तो हम्म। ये कि हम इस नीड को मानव मानव की परस्परता में जीने के लिए वेलिएबल मानते हैं। मेरी हम्म। दृष्टि में ये जो नीड है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट है, सेफ्टी है, कॉपरेशन है, मैं हम्म। इसको मानव मानव की परस्परता में जीने के लिए वेलिएबल मानता हूँ। हम्म। इस पर ध्यान को शिफ्ट करना चाहिए। हम्म। दूसरा, अपने जीने में ये नीड हम दूसरे के लिए इंश्योर कर पाते हैं कि नहीं, कि मैं आपके साथ जी रहा हूं तो आपको वो सेफ्टी प्रोवाइड कर पाता हूं कि नहीं, आपको वो रिस्पेक्ट और कॉपरेशन प्रोवाइड कर पाता हूं कि नहीं, उस पर ध्यान ले जाने की जरूरत है। तीसरा, हम्म। इस परिस्थिति में अगले को कैसे ध्यान दिलाया जाए अपनी नीड का, फीलिंग का, जो आज के सिचुएशन में है हमारा, और उसको फ्यूचर में इंश्योर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, जिसमें दूसरे से डायलॉग करना भी शामिल है। वो स्ट्रेटजी फ्यूचर के संदर्भ में क्या हो सकती है, इसको सोचने की जरूरत है, प्रेजेंट या फ्यूचर के संदर्भ में। जिसका हम्म। मतलब है कि वो नीड मेरी आज पूरी हो जाए और आगे पूरी होती रहे, उसके संदर्भ में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है। और उस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है अगले के साथ आवश्यक होने पर संवाद करना। आज या अगली मीटिंग में कभी अनुकूल होगा तो इन पूर्वाग्रहों को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं उसको लेकर के भी थोड़ी बात कर दूंगा। कुछ पीपीटी मेरे पास ऑलरेडी रखी हुई है, थोड़ी और हम्म। बात कर दूंगा। बट अभी के लिए मैं ये तीन स्टेप कहूंगा उसको ब्रेक करने में लगाना चाहिए। पहला, उन सारे पूर्वाग्रहों को कन्वर्ट करके नीड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाना। हम्म। फिर वो नीड मेरे लिए वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है, ये बात को देख पाना, बजाय इस पर फोकस रखने के कि ये नीड के पूरा नहीं होने से मैं दुखी हुई, परेशान हुई, उद्विग्न हुई, या पता नहीं ये आगे पूरा होगा कि नहीं। इस थॉट से बाहर निकल करके वो नीड मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं उसको ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में वैल्यूएबल मानता हूँ, इस बात पर अपने को शिफ्ट करना। दूसरा, जब मैं उसको वेलिएबल मानता हूं तो मैं कैसे मानव मानव की परस्परता में दूसरों के साथ उसको इंश्योर कर सकता हूं, उस पर अपने को फोकस करना। तीसरा, जिन परिस्थितियों में मेरी वो नीड पूरी नहीं हो रही है उसके लिए स्ट्रेटजी क्या हो उसको सोचना, जिसमें से एक स्ट्रेटजी है अगले के साथ डायलॉग या संवाद करना। हम्म। कुछ और कहूं दीदी, या पर्याप्त है इतना सोचने के लिए? ये सोचने के लिए साथ में बस वो इफ वाली या बट वाली जो चीज आ रही है कि अभी मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, है ना। मैं अपने अपने अंदर देख रही हूँ कि ये कभी थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन फिर वापस बिगड़ता है। फिर करने की कोशिश करती हूँ फिर बिगड़ता है। इस सब के बीच में ना समय भी निकलता जाता है और वो संवाद भी नहीं होता, और एक जो मेरे हाव-भाव हैं या वो जो डिस्टेंस फिर मैं बना रही हूँ, तो जो एक सहज कम्युनिकेशन है वो तो नहीं हो पा रहा। चाहे वो बातचीत के संदर्भ में हो, चाहे वो हाव-भाव के संदर्भ में हो। एक दो, डिस्टेंस ही बना पकड़ के लिए, रख लो। आपकी बात आ गई दीदी। दो होमवर्क फिर बेसिक में करने की जरूरत है। हुँ। विश्वास को स्वयं, विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव को स्वयं में इंश्योर करने के लिए एग्जिस्टेंशियल रियलिटी पर थोड़े ध्यान को देना,
कि उस व्यक्ति के लिए भी उन सारे पूर्वाग्रहों के साथ या अभी भी कुछ ठीक नहीं कर रहा है, तब भी वो व्यक्ति मूलतः शुभ चाहता है, इस बात पर ध्यान को लाना। वो भी सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। नासमझी में अपनी जेन्युइन जरूरतों को पूरा करने के लिए अगला इन जेन्युइन स्ट्रेटजी अपना लेता है, समस्या की इतनी भर की जगह है। ये रियलिटी को अपने ध्यान में ला पाना। जी फिर भैया। फिर दूसरा भी मेरे जैसा मानव है, उस बात को केंद्र में ला पाना और दूसरे को अपने बराबर की पेडेस्टल पर रख करके, बराबर के स्तर पर रख के देखना। तीसरा, वो हमसे संबंधित है, संबंध है ही हमारा उसके साथ, और उस संबंध में स्नेह ही हमारी भागीदारी का, पूरकता का स्वरूप है। ये तीन फीलिंग को कोर में लाना एक एफर्ट है। जी दूसरा, भैया। इसके बावजूद भी कठिनाई हो रही हो तो फिर एक छोटे ग्रुप में 3-4 लोगों के साथ उस परिस्थिति का रोल प्ले के रूप में अभ्यास करना, जहां हम सुनते समय अगले के रोल दे करके, सुनते समय उस नीड और फीलिंग को सुनने का और फिल्टर करके सुनने का, और कहते समय उसको बोल पाने का, ये अभ्यास में जाने की जरूरत है। ये दो में से कोई एक रूट या दोनों रूट को लेकर के थोड़ा ट्राई करके देखना चाहिए दी। क्योंकि हो क्या रहा है आपके साथ कि उस सिचुएशन में आपकी पुरानी अपनी धारणाएं ही इतनी प्रबल हो जा रही हैं कि कहीं ना कहीं अंदर वो भाव टिका नहीं रह रहा है। हम्म। दूसरा, भाव अगर थोड़ा बहुत रह भी रहा है तो अभ्यास की कमी के कारण वो भाषा में फॉर्मुलेट होके आता नहीं है। हाँ, और वो बार बार बिगड़ भी जाता है, ये भी है। जी जी। तो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को देखने पर ध्यान, और किसी ग्रुप में उसके छोटे प्रैक्टिस पर ध्यान, ये दो को एक बार एक वीक करके देखिए दीदी, फिर बताइएगा। जी भैया। अभी तक का जैसे जो ये कहा कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी वाला ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ, तो मतलब पहले से मैं ये कहूँगी कि शायद 5% या 10% तो आगे बढ़ी हूँ। मतलब अब ये चीज़ पहले की तुलना में ज़्यादा दिमाग में आने लगी है, ज़्यादा छूने लगी है। और कभी-कभी बस ये होता है कि जब भाव बिगड़ जाता है या कोई घटना हो जाती है, उस समय एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को वो मतलब वैसे तो याद है, शब्द रूप में तो ये चीज़ें ध्यान ही है, लेकिन उनका जो वो अर्थ रूप है या वो जो संबंध है ना, वो छूता नहीं है, वो दिखता नहीं है। वो सिर्फ़ शब्द ही होके रह जाते हैं, वो अर्थविहीन हो जाते हैं, ऐसा मैं घटना देख पाती हूँ। बेसिकली ओवर पावर कर जाती है उस समय हमको, हाँ, हाँ। और वो घटना ही हमारे भाव का आधार बनने लगती है। जी। रोल प्ले इसमें अच्छा हेल्प करेगा दीदी। जी भैया, ठीक रोल है। प्ले अच्छा हेल्प करेगा, जो मेरा पास्ट अभ्यास और वो कहता उसके आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पे। जी भैया, जी ठीक है। जी हाँ, वो भी शुरू किया है, तो धीरे-धीरे उसमें भी आगे बढ़ती हूँ भैया। जी भैया, जी ठीक है। थैंक यू जी सो मच। जी मौसी जी, धन्यवाद। अम, क्या आप चाहते हैं कि मैं जो मुझे समझ आया वो मैं एक बार मतलब रख दूँ अपनी भाषा में? रख सकते दी। जी भैया, तो आपने ये बात कही जो मैंने मेरी समस्या बताई थी कि जो हमारे निकट के व्यक्ति होते हैं या जिनके हम मतलब हमेशा संपर्क में रहते हैं, संबंधी होते हैं, उनके लिए अगर भाव स्थिर नहीं हो पा रहा है, तो क्या किया जाए? तो उस स्थिति में मतलब ये देखा जाए कि जो पुरानी धारणाएँ बनी हुई हैं, उसको देखा जाए और उसमें मेरी नीड और मेरी फीलिंग क्या रही है, उन जो ब्लेमिंग या जहाँ आहत हुए हैं, उस चीज़ में अपनी नीड और अपनी फीलिंग को देखने का काम किया जाए। वहाँ पे वो क्लैरिटी आए, उसके बाद में ये स्ट्रैटेजी प्लान की जाए कि इसको किस तरह से
कहा जा सकता है, किस तरह से संवाद किया नहीं जा दीदी, सकता है। दीदी दीदी, जी, दो गड़बड़ हो गया। स्टेप कहने के पहले, दो स्टेप कह रहा हूं मैं। जी। उस आहत होने की फीलिंग के साथ जब नीड याद आता है, कनेक्ट हम कर पाते हैं, तो प्राइमरली नीड पर फोकस होकर के टिका जाए कि मैं इस नीड को मानव मानव की परस्परता में वेलिएबल मानता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। दूसरा, अगर एक बार हम इस नीड को पहचानते हैं तो कहाँ से शुरू करेंगे? दूसरे को ये नीड प्रोवाइड करने से, या खुद इस नीड को मांगने से? जीने से ओह, शुरू करेंगे कि जीने देने से शुरू करेंगे? हाँ ये इम्पोर्टेंट है, हाँ। जी। तो दूसरे के लिए हम वो इंश्योर कर सकें, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, कैसे करेंगे? हाँ फिर थर्ड स्टेप में ये आता है कि दूसरे से भी हमको ये इंश्योर हो सके, हमारी भी ये नीड पूरी हो सके, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, जिसका संवाद एक हिस्सा है। जी भैया। जी। जी। बहुत बहुत मुश्किल लग रहा है भैया। सोच के भी। थोड़ा एफर्ट करके देखना चाहिए दीदी, जी, देखना चाहिए। करते हैं भैया। शुरुआती दिनों में लगता है थोड़ा मुश्किल, जी। बट एक दो वीक के सिंसियर एफर्ट से रास्ता खुल जाता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ। जी भैया, जी। करती हूँ जी। कोशिश। जी। जी भैया, थैंक यू सो मच। जी मौसी जी, भरत भैया जी का हैंड रेस था पहले, तो आपको माइक दिया है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। जी, भरत चौधरी भैया, ये आपको माइक दिया है, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हम्म। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। बस भैया, जैसे शशि दीदी ने अभी बताया ना, वही बात मैं बताना चाहता था। और उसमें ऐसा था मेरे को कि मैं भी किसी हैबिट का सेट के साथ जी रहा हूँ, और अभी दूसरी हैबिट उस पे हम ला रहे हैं, लेकिन अभ्यास की कमी की वजह से वो हम नहीं ला पा रहे हैं, ऐसा मेरे को लग रहा था। तो मैं वो समझना चाहता था कि हैबिट को, ओल्ड हैबिट को बदल के न्यू हैबिट कैसे अच्छे से डेवलप कर पाए, जिसे अभ्यास कर सके, वो जानना था भैया। जी भैया। जी भैया। या भैया। देखिए, अगर नए हैबिट का प्रोसेस हमको पता चल गया है, जिसको हम नया हैबिट कह रहे हैं कि ये हैबिट हमको डालना है और इस तरह से डालना है, तब तो उस बेसिक सिद्धांत पे ही लौट के आना पड़ता है कि सही कौन है, नया हैबिट कि पुराना हैबिट। पहला सवाल ये पूछने की जरूरत है। दूसरा, वापस ये पूछने की जरूरत है कि हमारा सुख किस में है, हमारा शुभ किस में है, नए हैबिट में कि पुराने हैबिट में। तीसरा, ये पूछने की जरूरत है कि अगर पुराने हैबिट में अच्छा लगना हो भी रहा है, तो वास्तव में अच्छा होना है कि नहीं है। और अच्छा लगना और अच्छा होने में अगर क्लैश दिखाई दे रहा हो, अंतर विरोध दिखाई दे रहा हो, तो सही प्लस अच्छा होने को चुनेंगे या गलत प्लस अच्छा लगने को चुनेंगे? ये प्रश्न अपने से पूछने की जरूरत है। यही प्रक्रिया है जिससे बेसिकली हमारे लिए वेरिएबल क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो सेट होता है। जितना ज्यादा बार इसको अपने मानस में घुमा फिरा करके लाते रहेंगे, और इससे जुड़े जो तर्क अपने मन में, तर्क और वितर्क उठते रहते हैं, उसको जितना उत्तरित करने का, शांत करने का काम कर पाएंगे, उतना उतना स्वीकृति की जगह पर ये बात गहरी होती चली जाएगी कि हमको इस नई विधि से ही जीना है। वो हमको मोटिवेशन देता है इसको जीने का, और थकाता नहीं है इसमें, बल्कि उत्साह और प्रसन्नता देता है। पहला स्टेप ये है। और दूसरा स्टेप तो यही है, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस के बिना वो बहुत क्लियर नहीं होता है कि कैसे उसको हम मजबूत कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस के साथ ही अपने में पुष्ट होता है।
कंसेप्चुअली उस पर कितना भी बात करें, बिना प्रैक्टिस के उसमें गहराई नहीं बनेगी, डेप्थ नहीं आएगा। जी। जी। जी भैया। बस भैया इसमें हमने 2-3 सप्ताह से पहले बात की थी हमने कि वो सत्यता और मान्यता, तो उस टाइम भी हमने सत्यता का एक प्रेफरेंस बना के रखा है। और हम अभी जैसे जी रहे हैं और अभी तक हम जैसे जिए हैं उसमें सत्यता को प्रायोरिटी देके हर बार चेक करते रहते हैं। तो वहीं पर ही कभी कभार वो मान्यता वाला ऑफ हो जाता है और सत्यता वाला बाजू में रहता है, उसके बाद मालूम आ जाता है विथ इन वो घटना पूरी हो जाए या फिर उसके घटना पूरी हुई उसके थोड़े टाइम के बाद या घटना शुरू हुई या घटना होने से पहले भी कभी कभार सत्यता तो अपने आप में एक प्रेफरेंस के रूप में रहता ही है अपने में। ये दूसरा स्टेप हमको बताइए कि सत्यता के साथ सुख जुड़ा हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है। सत्यता का प्रेफरेंस तो मैं समझ गया मान्यता के ऊपर, पर सत्यता के साथ सत्यता। सुख जुड़ा हुआ दिखता है या सुख मान्यता के साथ जुड़ा हुआ दिखता है? जी भैया, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। कभी कभार मान्यता के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ दिखता है और वही, सत्यता के साथ कम जुड़ा हुआ दिखता है। बहुत जब सही वो एक्सप्रेशन दिखेगा है। तब मान्यता के ओवर पावर कर जाने की संभावना है। जी भैया। उस समय के लिए ही कह रहा हूं, ये सवाल पूछने की जरूरत है कि मान्यता के साथ जो सुख जुड़ा हुआ दिख रहा है, वो सुख अच्छा लगना है कि वास्तव में अच्छा होना है? ये सवाल अपने से पूछा जाए। जी जी भैया। और अगर एक बार ये दिख पाए कि ये अच्छा लगना है, तो फिर अपने से सवाल पूछा जाए कि मान्यता प्लस अच्छा लगना के अर्थ में हम निर्णय लेंगे या सत्यता प्लस अच्छा होना के अर्थ में हम निर्णय लेंगे। और थोड़े दिन तक उस निर्णय को प्रयास पूर्वक हम ले पाते हैं ना, सत्यता प्लस अच्छा होना के पक्ष में हम थोड़े दिन तक निर्णय ले पाते हैं, तो धीरे धीरे उसका नया टेस्ट हम में डेवलप हो जाता है और अच्छा लगने वाला भाग भी फिर शुरू हो जाता है। जैसे आपके एक तरह के भोजन की आदत बन गई हो और अभी आपको बदल के कहें कि फल खाना है महीने भर, तो जी एक बार सत्यता, आपके शरीर स्वास्थ्य को देख करके सत्यता और अच्छा होने के रूप में अगर फल खाना आपको दिख पाए, तो आप देखेंगे कि एक सप्ताह प्रयास पूर्वक ट्राई करने से अब फलों में भी एक नए तरह का स्वाद हमको डेवलप हो जाता है, जो पहले नहीं था। और वो जो अनाज के प्रति एक स्वाद डेवलप हो रखा था, वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। तो अच्छा लगने में भी चेंज होना शुरू हो जाता है, अगर सत्यता प्लस अच्छा होने को प्रायोरिटी में रख के हम थोड़े दिन चला देते हैं तो। जी भैया। जी जी भैया। सही भैया। जी, कोई और बात हो तो बताइए। नहीं भैया, धन्यवाद। प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद भैया। बढ़िया। रोल प्ले को लेकर के एक क्वेश्चन आया हुआ है। मैं उसको बहुत डिटेल नहीं करता हूँ, वो तो अपने ग्रुप में आप अगर कर रहे होंगे तो किसी से भी पूछ लीजिएगा। रोल प्ले का एकदम सिंपल मतलब है, जिस परिस्थिति में हमको रिएक्शन आ जाता है, प्रतिक्रिया आ जाती है, आवेश आ जाता है, क्रोध आ जाता है, उस परिस्थिति को आर्टिफिशियली क्रिएट करना और आर्टिफिशियली दो चार लोगों के साथ प्रयास करके उसको क्रिएट करना। क्रिएट करने का मतलब अभी हम अभ्यास की जगह पर उसको क्रिएट कर रहे हैं, ना कि रियल लाइफ में। और क्रिएट करके उस सिचुएशन में अपने रिस्पॉन्स को नॉर्मलाइज करने का प्रयास करना, ये बेसिकली ड्राइविंग के प्रिंसिपल को सीखने के बाद खाली सड़क या मैदान पे ड्राइविंग करने की प्रक्रिया है। तो उस रोल प्ले में अगर आप उस काम को करते हैं एक सीरियसनेस के साथ, तो धीरे धीरे आपको 5 7 8 बार के प्रयास से फिल्टर करके सुनने का आर्ट आ जाता है। और उसको अगर आप सीख पाते हैं तो फिर रियल लाइफ में आपका संतुलन बना रह पाता है। उसी तरह से फिल्टर करके बोलने का अभ्यास हो जाता है रोल प्ले की जगह पर,
तो रियल लाइफ में भी रोल प्ले की जगह पर जो फिल्टर करके बोलने का हमको अभ्यास हुआ है, उसको हम यूटिलाइज कर पाते हैं। वो मेमोरी में शार्पली उठ करके आ पाता है। जी। भैया, तो किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। भैया मुझे लगता है और कोई प्रश्न या शेयरिंग नहीं होंगे। बढ़िया। तो मैं अपनी तरफ से कुछ बातें कर देता हूँ, वंदन। जी भैया। पहली बात तो मुझे ये कहनी कि मैं सोच रहा हूँ कि एक दो तीन तीन मीटिंग में लगभग कम्युनिकेशन के कुछ मुद्दों को और डिटेल करके उसको एक बार पूरा कर लें अक्टूबर तक में। नवंबर से फिर मैं अभ्यास के कुछ और मुद्दों पर डिटेल करना चाहता हूँ अगले 2 महीने में। तो जितने भी प्रश्न हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड वो सबको एक बार सोच लें। आज और अगली 2 मीटिंग में हम उसको पूरा कर लेना चाहेंगे, यानी अक्टूबर माह के अंदर। फिर उसके बाद नवंबर से अभ्यास के कुछ और मुद्दों पर बात करना चाहेंगे प्राइमरली। लौट लौट के अगर कोई मुद्दा आ जाएगा तो निश्चित रूप से उसको बात कर लेंगे, पर अभी के लिए एक बार उसको क्लोज करके बढ़ना चाहते। तो मैं कम्युनिकेशन के कुछ मुद्दों पर वापस फिर से ध्यान दिलाने के काम को कर देता हूं, और अगली मीटिंग में कोई उस पर प्रश्न होगा तो उसको और बात कर लेंगे। स्क्रीन दिख रहा है, वंदन? हाँ भैया। बढ़िया। तो संवाद को जब हम करने जाते हैं तो उसमें सुनना और बोलना दो हिस्सा है। चूंकि मैं इसमें से कई बातों को पहले कर चुका हूं इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा। सुनने और बोलने में से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सुनने का पहला स्टेप है अगले की भाषा में उलझने के बदले उसका तात्पर्य क्या है, उसका आशय क्या है, उसको पकड़ने का कोशिश करना। नहीं तो होता वही है कि जिनके साथ हमको चलना होता है कई बार हम उनकी बात पकड़ के बैठ जाते हैं। वो साथ या हाथ पकड़ के हम चल सकें, उसकी जगह बात पकड़ करके उलझने में ही अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो भाषा को पकड़ने के बदले उसके मूल में भाव को, तात्पर्य को, आशय को पकड़ा जाए, जिसका मूल मतलब है कि अगला क्या कहना चाह रहा है और उसका फंडामेंटल कंसर्न क्या है, उसको सुनने का काम किया जाए। और चूंकि हम अगले को सुन रहे हैं इसलिए अपना पूरा फोकस अगले पर होने की जरूरत है, न कि अपने को बीच में लाने की जरूरत है। अगर हम अगले को सुनने का काम कर रहे हैं तो केंद्र में अगला ही व्यक्ति होने की जरूरत है, न कि हम अपने को बीच में ले आए। अपने को जितनी बार बीच में लाएंगे जाने अनजाने अपना अहंकार बीच में आएगा और उसको टकराने की चोट लगेगी। तो अगर हम अगले को सुन रहे हैं तो न्याय भी यही कहता है कि अपना पूरा फोकस अगले पर रहे, न कि अपने पर आए। उसी के संदर्भ में एक बात मैंने ये कही थी कि अगले का कहना, जो कह रहा है वो उसकी समझ, मान्यता, भाव या विचार का एक्सप्रेशन है, न कि मेरा या किसी वास्तविकता का रियल डिस्क्रिप्शन है। तो जितनी बात भी उसमें हमारी असहमति हो सकती है उसको अपने साथ मिला के देखने की सुनते समय जरूरत नहीं है। सुनने के बाद उसमें जो भाग ठीक लगता है उसको स्वीकारा जाए, जो ठीक नहीं लगता है उस पर चर्चा और संवाद की स्थिति है तो किया जाए, बट उसको अपने ऊपर लेके सुनने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर लेके सुनेंगे तो या तो डिफेंसिव होंगे या रिएक्टिव होंगे। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगला अगर किसी प्रकार के गुस्सा, विरोध, चीख चिल्लाहट से प्रस्तुत होता है
तो पहली चीज ये देखने की जरूरत है कि वो दुखी है, परेशान है, उसने अपना मानसिक दुर्घटना कर लिया है। उसको दुख और परेशानी में देखने की जगह से अपने में रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, दया और करुणा के पैदा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर इसके साथ दूसरी चीज ये देखने की जरूरत है कि वो सारा गुस्सा, विरोध, चीख चिल्लाहट के बीच में बेसिकली कौन सी नीड है, कौन सी आवश्यकता है जिसको गलत तरीके से रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उस आवश्यकता को केंद्र में रख के पकड़ने की, सुनने की जरूरत है, ना कि गुस्से में कही गई अनावश्यक बातों में उलझ जाने की जरूरत है। ठीक उसी तरह जैसे फोकस अपने को आइसक्रीम के ऊपर रखना है कि रैपर के ऊपर रखना है। और अगर रैपर दिखाई भी देता है, कचरा सुनाई भी देता है, तो वो सारे कचरे को की इंटेंसिटी को देख करके इतना ही पहचानना कि ये उसकी उतनी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि जितनी ज्यादा जरूरत जो हमारी होती है उसके पूरा नहीं होने से उतना ज्यादा कचरा दूसरे के ऊपर फेंकने का काम हम करते हैं। तो हमको ये समझना जरूरी है कि अगला जो कचरा फेंक रहा है उसका सेंट्रली या फंडामेंटली हमसे लेना देना नहीं है, बल्कि अगले की जरूरत के पूरा नहीं होने से लेना देना है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जब अर्जेंट जरूरतें नहीं पूरी होती हैं तो हम अगले के ऊपर कचरा फेंक देते हैं। निश्चित रूप से हमारी जरूरत के पूरा नहीं होने का एक कारण बाहर की वस्तु, बाहर का व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर हम अपनी नीड पर प्राइमरली फोकस्ड हैं तो उस नीड को पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को भी और तरीकों को भी सोचा ही जा सकता है, बजाय उसी एक तरीके में उलझने के। और अल्टीमेटली देखेंगे लौट करके तो ज्ञान या समझ वो फंडामेंटल रूट है जिससे किसी भी आवश्यकता को या तो पूरा किया जा सकता है या उसकी आवश्यकता ही हमारी जिंदगी में धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये अल्टीमेट रूट हमेशा ही हमारे पास है। उसके पहले का एक रूट है कि जहां भी हमारी कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही है वहां अपनी नीड और अपनी फीलिंग को अगले के साथ शेयर करने का प्रयास, ऑब्जर्वेशन का सपोर्ट लेकर के, ना कि ब्लेम, जजमेंट और आर्ग्यूमेंट्स का प्रयोग करके। और वो उस समय करने की जरूरत है जब अगला रिलेटिवली शांत, सहज और सामान्य स्थिति में है। जब अगला ही रिएक्टिव है तो उसको इम्पैथी की जरूरत है, न कि वो हमको इम्पैथी थोड़ा भी दे पाने की स्थिति में होगा। तो इम्पैथी डेफिसिट की स्थिति में जहां हमारे अंदर भी वो इम्पैथी नहीं है, अगले के अंदर भी इम्पैथी नहीं है, तो पहले किसी विधि से खुद अपने को नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है। तभी जा करके हम दूसरे के साथ चर्चा और संवाद के काम को कर सकते हैं। अभी सामान्यतः देखेंगे तो किसी भी नकारात्मक को सुनते समय हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो या तो अपने को जस्टिफाई करने की होती है, डिफेंड करने की होती है, या दूसरी प्रतिक्रिया होती है अगले के ऊपर रिएक्ट करने की। डिफेंस या जस्टिफाई करने में हम बताना शुरू करते हैं कि क्यों हमको ऐसा करना पड़ा, क्या क्या मजबूरी थी, क्या क्या बाध्यता थी जिसके कारण हमको ऐसा करना पड़ा। रिएक्टिंग आउटसाइड वाली जब स्थिति होती है तो हम सामान्यतः अगले को बता रहे होते हैं कि तुम कौन से ठीक हो, तुमने भी तो ये कर रखा है। रिएक्टिंग इनसाइड की स्थिति में हम इन बातों को बाहर नहीं कह रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही बोल रहे होते हैं। बाहर तो हम शांत होते हैं लेकिन अंदर हम उसको बोले जा रहे होते हैं। कई बार हम सेल्फ ब्लेम में चले जाते हैं, हाँ मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसी ही हूं, और बहुत सारा गिल्ट कॉन्शसनेस में जा करके उलझते चले जाते हैं। कई बार उसमें ओवर थिंकिंग में, बहुत ज्यादा सोचने में, उसके कंसिक्वेंसों को पलट पलट के देखने में हम उलझ जाते हैं। अभी जो बात हम लोग कह रहे हैं वो ये कि इस चार में से किसी भी विधि से चलेंगे तो खुद के परेशान होने की और दूसरे के परेशान होने की गारंटी है।
और अगर रिएक्शन आप अंदर भी कर रहे हैं या सेल्फ ब्लेम अंदर भी कर रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य पर भी उसका दुष्प्रभाव आने वाला है, मन के दुखी होने के साथ साथ। और अगर रिएक्टिंग आउटसाइड वाली स्थिति है तब तो दूसरे भी जल्दी ही आहत होने वाले हैं। और कितना भी हम अपने को अंदर रोकने का प्रयास करें, वो किसी न किसी रूप में बाहर निकलने का काम होता ही रहेगा। इसलिए उसको दबाने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? तो अगला जब रिएक्टिव होके बोल रहा है और उसको हम सुन रहे हैं, तो पहला काम है अगले की जरूरत और भावना को पहचान करके उससे कंफर्म करना, उससे कंफर्म करना। तो उसकी जरूरत कौन सी नहीं पूरी हो रही है और उसकी क्या भावना अभी बनी हुई है, उसको पहचान के कंफर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत इरिटेटेड महसूस हो रहे हैं क्योंकि आपके ठीक चाय की जरूरत पूरी नहीं हुई। आप बहुत इरिटेटेड महसूस कर रहे हैं, या आप बहुत असहज महसूस कर रहे हैं, या आप बहुत कंसर्न महसूस कर रहे हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की नीड पूरी नहीं हुई, क्योंकि रिस्पेक्ट की नीड आपकी पूरी नहीं हो रही। और आप देखेंगे ये स्टेटमेंट जब हम अगले को कह रहे हैं ना, तो अगले की ही फीलिंग बोल रहे हैं, अगले की ही नीड बोल रहे हैं। उस सेंटेंस में मैं कहीं से नहीं आता है, सब जगह से आप रहता है। अगर सुनते समय खुद ही असहज हो जाए, रिएक्टिव हो जाए अंदर, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे अगले की जरूरत और भावना को पहचानने का। फिर तो किसी विधि से पहले स्वयं को सहज करना होता है, जिसकी दो तीन विधियां हैं। एक सेल्फ इम्पैथी है, खुद से अपने को इम्पैथी दे पाना। एक है दूसरे से इम्पैथी ले पाना। और तीसरा है किसी अस्तित्व सह सच्चाई को देखने के आधार पर स्वयं को सहज बना पाना। कोई भी विधि प्रयोग करें, कुछ ज्यादा वो नहीं है, जो बन जाए उससे उसको कर लें, इतना ही कह सकता हूँ। इन तीनों विधियों पर हम धीरे धीरे आएंगे अभी आगे, कि सेल्फ इम्पैथी क्या है, इम्पैथी क्या है, और अस्तित्व सहज वास्तविकता को ध्यान में रख करके सहज रहने का क्या मतलब है। और अभी मैं सारा सुनने के संदर्भ में बात कर रहा हूं, ना कि बोलने के संदर्भ में। तो सेल्फ इम्पैथी पर ही थोड़ी बात कर देते। हम स्वयं यदि परेशान हैं तो दूसरे को इम्पैथी नहीं दे सकते हैं। दूसरे को इम्पैथी देने का मतलब सहज रह करके उसकी नीड और फीलिंग को सुनना, और उसको उसके साथ कंफर्म कर पाना कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही। या दूसरी भाषा ऐसी होती है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस जरूरत के पूरा होने से आपको ज्यादा प्रसन्नता होती, या इस जरूरत के पूरा होने से आप ज्यादा सहज महसूस करते। तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही, या शायद आप इस जरूरत को पूरा करना चाहते हैं और उससे आपको ज्यादा सहजता महसूस होती। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप मोर रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट चाहते हैं और उसमें आप ज्यादा सहज अपने को महसूस करेंगे। ये एक और दूसरा पॉजिटिव ढंग होता है अगले की नीड और फीलिंग को बताने का। जो निगेटिव सेंस में हम बता रहे हैं कि आप इरिटेटेड हैं क्योंकि आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही, उसको कहने का दूसरा ढंग है कि आप ज्यादा सहज महसूस करते अगर ये जरूरत पूरी हो पाती तो। आप ज्यादा सहज महसूस करते अगर इस तरीके से ये हो पाता तो। ये एक दूसरा ढंग है अगले को इम्पैथी देने का। तो सेल्फ इम्पैथी का मतलब है कि स्वयं को नकारात्मक भावना अगर आ गई है तो उसको कैसे मुक्त कर सकें, उससे अपने को फ्री कैसे कर सकें। और ये प्रक्रिया अपने अंदर की जाने वाली प्रक्रिया है। शुरुआती दिनों में इसको करने में हो सकता है अंदर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करें, लेकिन एक बार उससे गुजर जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, इतना मैं पक्का कह सकता हूँ। उसका मतलब क्या है? सेल्फ एम्पैथी शुरू कैसे की जाती है? अपने अंदर अगर निगेटिव फीलिंग्स आना शुरू हो गया, ब्लेम, जजमेंट, कंप्लेन्स आने शुरू हो गए, तो उस स्थिति को बिना शिकायत के स्वीकारा जाए। ये मत शुरू कर दिया जाए कि मैं तो इतना अभ्यास कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी ये स्थिति है, कब सुधरेगा, कब ठीक होगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्थिति को जितना ठीक से हम स्वीकारते हैं, उतना उससे बाहर निकलने की संभावना है। जिन समस्याओं को हम स्वीकार ही नहीं रहे हैं, पहचान ही नहीं रहे हैं कि ये समस्या है, उससे निराकरण का काम भी क्या करेंगे? तो स्थिति को यथावत स्वीकारा जाए बिना ब्लेम, सेम या गिल्ट, सेल्फ ब्लेम, सेम या गिल्ट में गए हुए।
दूसरा, अपने विचारों में चल रहे जो शिकायत, ब्लेम, जजमेंट्स होते हैं उसको देखा जाए। फिर धीरे से उसके पीछे फीलिंग क्या है उसको पहचाना जाए। ब्लेम, जजमेंट और कंप्लेन को फीलिंग के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाए। फिर उस ब्लेम, जजमेंट, कंप्लेन और फीलिंग को नीड के टर्म में कन्वर्ट किया जाए कि हमारी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण अभी मैं रिएक्टिव हो रहा हूं। तो शायद मैं अगले से रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का एक्सपेक्ट कर रहा था जिसके पूरा नहीं होने से रिएक्टिव हो गया। शायद अगले से हम ज्यादा कंसिडरेशन और कॉपरेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे जिसके पूरा नहीं होने से ये रिएक्शन हो गया। और ये बात जैसे ही समझ में आए तो जो मैं अभी शशि दीदी के प्रश्न पर कह रहा था, लौट के इस बात पे आने की जरूरत है कि बेसिकली मैं सेल्फ बेसिकली मैं कॉपरेशन को या सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देता हूँ। अगले के साथ कंसिडरेशन को, कॉपरेशन को इम्पोर्टेंस देता हूँ, वैल्यूएबल मानता हूँ। एक बार जैसे ही ये सुनिश्चित हो, दूसरा प्रश्न अपने से, अब यहां से हमने क्या किया कि फीलिंग, नीड, ब्लेम सबको पीछे छोड़ करके, सॉरी, फीलिंग और ब्लेम, जजमेंट को पीछे छोड़ करके सिर्फ नीड के साथ पकड़ के टुका कि मैं इस नीड को वैल्यूएबल कंसीडर करता हूं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये नीड चूंकि मानव मात्र की नीड है तो दूसरे को भी ये नीड इंश्योर हो सके मेरे साथ जीने में, मैं उसको कैसे कर सकता हूं इसको सोचने पर काम करता हूं। तीसरा, अगले से जो अगर ये नीड पूरा होना हम चाहते हैं अपने लिए तो उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, तरीका क्या हो। और इस नए तरीके को सोचने के पहले एक सवाल अपने से पूछने की जरूरत है कि अभी जो हमारा वर्तमान तरीका है, इरिटेट होके बोलना, रिएक्टिव होके बोलना, एंगर में जाके बोलना, डिसरिस्पेक्टफुल ढंग से बोलना, ब्लेम और जजमेंट के ढंग से बोलना, क्या वो अगले को मोटिवेट करता है हमारी जरूरतों को पूरा करने में, या और बाधा उत्पन्न कर देता है और समस्या बढ़ा देता है। जितना ये बात दिख पाएगा कि हमारा जो वर्तमान रिएक्टिव तरीका है उससे हमारे जरूरत के पूरा होने की संभावना और कम हो जाती है, समस्या और बढ़ जाती है, उतना हमारा मोटिवेशन बनता है अन्य उपायों पर सोच पाने का। ये ऐसे ही है कि एक रास्ते के बारे में अगर हमको पता चल गया कि ये रास्ता दिल्ली नहीं पहुंचता है, कलकत्ता जाता है, तो हम बाकी किसी भी दूसरे रास्ते को ट्राई करेंगे दिल्ली पहुंचने के लिए, लेकिन उस रास्ते को तो नहीं करेंगे। वो रास्ता मेरे मानस से हट जाता है अगर हमको दिखने लगता है कि वर्तमान तरीका हमारी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा बल्कि हमारी समस्या को बढ़ा रहा है और उस जरूरत के पूरा होने की संभावना को और कम कर दे रहा है। फिर अपनी जरूरत को पूरा करने के अन्य बेहतर उपायों पर सोचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स अगला जब रिएक्टिव ढंग से कुछ कहता है वो स्टिमुलस है, बाहर की परिस्थिति है। हम भी जो उस पर रिएक्टिव ढंग से कुछ कहना शुरू कर देते हैं उसको यहाँ रिस्पॉन्स लिखा है, आप इसको रिएक्शन समझ सकते हैं कि स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच निर्णय लेने का अवसर है हमारे पास। ये गैप जितना बढ़ाएंगे उतना इस निर्णय लेने के को एक्सरसाइज करने का काम हम कर सकते हैं। जितना अगले की बात के खत्म होने के पहले या खत्म होते ही बोलना शुरू कर देते हैं उतना ये नए तरीके को एक्सरसाइज करने का, ये चॉइस को एक्सरसाइज करने का अवसर नहीं मिलता है। तो एक सरल अभ्यास ये करने की जरूरत है कि अगले को सुन करके 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का एक पाउज ले सकें, ब्रेक ले सकें, गैप रख सकें और फिर बोलने के काम को करें। उस 10-15 सेकेंड के गैप में सजगता और अवेयरनेस के साथ हम नए तरीके को जीने में ला सकते हैं। ये ऐसा ही है कि आप कोई नई भाषा जब सीख रहे होते हैं और उसको बोलना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा थोड़े थोड़े गैप के साथ वो शब्द हमको ध्यान में आते हैं या वो सेंटेंस और स्ट्रक्चर को हम फॉर्मुलेट कर पाते हैं। तो निर्णय पूर्वक अगले के रिएक्शन या जो स्टिमुलस के रूप में है हमारे लिए, बाहर की परिस्थिति के रूप में है, और अपने रिस्पॉन्स के बीच निर्णय पूर्वक 10-15 सेकेंड का ब्रेक देने का अभ्यास किया जाए अपने सामान्य जीने की परिस्थिति में भी।
जितना उसको हम सामान्य परिस्थिति में करेंगे उतना ही हम उसको रिएक्टिव परिस्थिति में भी कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि सामान्य परिस्थिति में बात होते होते कब वो रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाए। तो अभ्यास तो सामान्य परिस्थिति से ही शुरू करना होता है। ये तरीका है सेल्फ इम्पैथी को देने का। इसके एंड रिजल्ट में क्या होगा देखिएगा आप। तो चूंकि हम अपनी जरूरतों से जुड़ गए हैं, उसके पूरा करने की स्ट्रेटजी पर सोचने का काम कर दिए हैं, तो जितना जितना वो स्ट्रेटजी मिल पाती है उतने उतने ज्यादा बेहतर क्रिएटिव ढंग से हम रिस्पोंड कर पाते हैं और हम अपनी दुख और पीड़ा से बाहर हो जाते हैं। इसको सेल्फ इंपैथी कहते हैं। एक दूसरा तरीका है, अगर ये सेल्फ इंपैथी भी हम कर पाने की स्थिति में नहीं है तो उस समय चर्चा से ब्रेक लेने की जरूरत है। ब्रेक कैसे लें उसको भी हम आगे बात करेंगे, पहले भी कभी किया था। पर ब्रेक लेके क्या करना होता है, तो अगले से इंपैथी पाने का काम होता है। अगले से इंपैथी पाने का मतलब कोई एक आपका मित्र हो जिसके साथ आप उस घटना की शेयरिंग कर सकें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जब आप इस शेयरिंग को करते हैं तो अगला बेसिकली आपकी नीड और फीलिंग को आर्टिकुलेट करके आपको बता देता है। उस नीड और फीलिंग को पहचानने के साथ फिर वही काम करना होता है कि नीड पर टिकना होता है, और अब हम दोनों मिल करके उस नीड को पूरा करने की स्ट्रेटजी को सोचने के काम को करते हैं। चूंकि इसमें दूसरे के साथ शेयरिंग हो जाती है, नीड पर कुछ देर टिकना हो जाता है, और 2 या 3 लोग मिल करके अब हम स्ट्रेटजी को ढूंढने का काम कर रहे हैं, तो ये मामला आसान हो जाता है। पिछले किसी एक सत्र में पारस दीदी का एक प्रश्न था कि ये इम्पैथी बडी के रूप में हम किसी को पहचानने और उसके साथ शेयरिंग की बात करते हैं, तो वो क्या दूसरे को सुनना और खुद बोलना, ये दोनों एक साथ एक ही व्यक्ति से करने की जरूरत है या अलग अलग लोगों के साथ भी कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप अलग अलग लोगों के साथ भी कर सकते हैं, किसी को अपनी शेयरिंग करने का, किसी दूसरे से अपनी शेयरिंग सुनने का। बट सामान्य कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके साथ आप सुनने का ज्यादा कर रहे हैं उसके साथ भी बोलने का थोड़ा कर सकें, और जिसके साथ आप बोलने का ज्यादा कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सुनने का भी कर सकें, ताकि एक परस्पर पूरकता के साथ चीजें चल पाए। तो ये दूसरा तरीका है इम्पैथी को पाने का, जहां हम दूसरे से इम्पैथी पाने का काम करते हैं। एक बार इम्पैथी अपने को मिल जाए और हम नॉर्मलाइज हो पाए, तब दूसरे को इम्पैथी देने का काम कर सकते हैं। और दूसरे को इम्पैथी देने का मतलब, पहला स्टेप है अपने अंदर की शुभता से जुड़ पाना, जिसका मतलब है कि फंडामेंटली विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम के साथ जीना ही हमारी मौलिकता है, वो बात देख पाना। अगले के साथ अंतर संबंध को, जुड़ाव को पहचान पाना, उसकी भी शुभता को देख पाना। तो पहले स्वयं की शुभता को देख पाएं कि यही हमारा बेसिक नेचर है, फिर दूसरे के अंदर की शुभता को पहचान करके उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। इसके साथ फिर अगले की भावना और जरूरत को महसूस करके उससे जुड़ पाना, और एक बार अगले की बात पूरी हो जाती है तो फिर अपनी भावना और जरूरत को भी रख पाना, जो दूसरे से भिन्न भी हो सकता है। तो इम्पैथी का मतलब दूसरे से सहमत हो जाना नहीं है, दूसरे की हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। उसका मतलब जो अगला कह रहा है उसी में हम हाँ बोलते रहेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। शुभता का मतलब अच्छाई है भैया। जैसे अच्छा से अच्छाई बनता है, ऐसे शुभ से शुभता बनाए, अच्छाई। तो दूसरा भी जो वस्तुतः पहले स्वयं के शुभ चाहने पर भरोसा हो पाना, फिर दूसरे के अंदर की उस शुभ चाहने की भावना को देख पाना, इस आधार पर उससे जुड़ना, फिर उसकी भावना और जरूरत को महसूस करना, फिर अपना भावना और जरूरत को भी रख पाना। इंपॉर्टेंट काम यहीं तक पहले है, स्ट्रेटजी को ढूंढने की पहले जरूरत नहीं है।
एक बार आपकी जरूरत को मैं महसूस कर सकूं, हमारी जरूरत से आपकी भी सहमति बन जाए, तब स्ट्रेटजी ढूंढने का काम होता है, ना कि उसके पहले। और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में मैं फिर से कहूं कि दूसरे से सहमत हो जाना मुख्य मुद्दा नहीं है, मुख्य मुद्दा नहीं है। जी भैया, अगले में शुभता को देखने जाते हैं तो उसका पहला हिस्सा है कि अगला मानव भी वस्तुतः शुभ चाहता है, सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना भी शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है। इसी तरह से मूलतः वो भी मेरे जैसा ही मानव है, सेम पेडेस्टल पर ही हम खड़े हैं। उसमें भी सही को समझने की, सही जीने की उतनी ही क्षमता है जितनी मेरी है। और अगला हमारा संबंधी है, इस रूप में उसका हमसे जुड़ाव है ही। इसको देखने को कह रहे हैं अगले के अंदर की शुभता को देख पाना और उससे जुड़ पाना। तो ये नेक्स्ट स्टेप है जिसको इम्पैथी कह रहे हैं। तीसरे तरीके पर मैं पहले बात कर चुका हूं, लेकिन फिर आगे एक समय कर दूंगा कि किसी मूलभूत सच्चाई पर ध्यान रख करके भी अपने को नॉर्मल किया जा सकता है। तो अभी उस पर ज्यादा डिटेल नहीं करता हूं, जितना सामान्य कर दिया कि दूसरे के अंदर की शुभता से जुड़ाव महसूस कर पाए, वो कोर आइडिया है अपने को नॉर्मलाइज करने का, अपने को नॉर्मलाइज करने का। तो ये तीन तरीके हैं, या तो सेल्फ इंपैथी से हम अपने को नॉर्मलाइज करें, या दूसरा हमको इंपैथी दे दे उससे हम नॉर्मलाइज करें, या तीसरा यह है कि अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई को देख करके हम खुद ही अपने को नॉर्मलाइज कर लें। नॉर्मल हो गए तो फिर अपने अगले की भावना और जरूरत को पहचानने का काम पहला स्टेप है, और वो हो जाए तो अपनी भावना और जरूरत को रख पाना भी दूसरा स्टेप है। निश्चित रूप से इसमें वैचारिक भिन्नता होने की संभावना है ही, लेकिन चर्चा और संवाद के साथ धीरे धीरे हम एक दूसरे की जरूरतों पर सहमत हो पाते हैं, अगर हम ठीक ढंग से उसको एक्सप्रेस करने का काम करें। और नीड और स्ट्रेटजी, यानी जरूरत और उसके पूरा करने के तरीके में अंतर को अगर हम पहचान पाए तो सहमति बन पाती है। उदाहरण के लिए, आपको रोटी खाना पसंद हो सकता है, हमको चावल खाना पसंद हो सकता है, इस रूप में भिन्नता तो है, लेकिन शरीर के पोषण के संदर्भ में या शरीर के स्वास्थ्य के संदर्भ में हम दोनों की जरूरतें एक जैसी हैं, ये बात दिख पाती है। तो जितना जितना हम नीड और स्ट्रेटजी को अलग अलग कर पाते हैं, उतना उतना ये दिखाई देता है कि अगले की जरूरत वस्तुतः हर मानव की जरूरत है, ये नीड्स यूनिवर्सल है। ऐसे ही हमारी जरूरत भी वस्तुतः हर मानव की जरूरत है, इसलिए अगला भी उसको देख ही पाता है। अगर हम स्ट्रेटजी को धीरे धीरे नीड के टर्म में कन्वर्ट करते चले जाते हैं, यानी टर्शियरी क्वाटरनरी नीड को धीरे धीरे सेकेंडरी और प्राइमरी नीड की तरफ लेते चले जाते हैं, तो कनेक्शन जुड़ने की संभावना अगले से ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि प्राइमरी नीड तो हम सबका एक है ही, सुख का हो, समृद्धि का हो, स्वास्थ्य का हो, सामाजिकता का हो, वो एक ही। सेकेंडरी नीड को भी देखने जाएंगे तो वो लगभग लगभग हम सबका एक ही है, जिसकी लंबी लिस्ट आपके पास पहले से होगी, अन्यथा पीपीटी शेयर कर देंगे तो उसमें फिर से आप देख सकते हैं। तो जो अभ्यास करने की जरूरत है ना, पहले अपनी ही भाषा में छिपे आक्षेप, शिकायत, धारणा, ये जो हमारे अंदर बनी होती है, उसको पहचानने की जरूरत है, उसको पहचानने की जरूरत है। एक बार उसको पहचानेंगे ना, तो पलट के ये देखना चाहिए कि दूसरा जब इस भाषा में हमको कुछ कहता है तो हमको कैसा महसूस होता है। जितना इसको देख पाएंगे ना, उतना आपको ये समझ में आएगा कि जब दूसरे को हम इस भाषा में कहते हैं तो उसको कैसा महसूस होता होगा। हम कई बार इसमें मोरल राइट ले लेते हैं कि मैं तो ठीक ही बात कह रहा हूं। हमको ये समझना जरूरी है कि अगला भी जब कह रहा होता है, भले वो हमको गलत लग रहा हो, लेकिन अपनी जगह से तो वो ठीक ही कह रहा होता है, और उसी को मान करके वो कह रहा होता है। तो कहीं ना कहीं, चाहे आप रस्सी को सांप मान के डरें, चाहे वास्तविक सांप को देख के डरें, डर दोनों में एक जैसा होता है, न कि कम ज्यादा होता है।
तो अपने जब हम सुनते हैं ना आक्षेप को, शिकायत को, धारणा को, ब्लेम को, जजमेंट को, तो जैसा हमको महसूस होता है निश्चित रूप से अगले को भी वैसा ही महसूस होता है। और हर बार जो हमको कोशिश करनी पड़ती है वो ये कि ये सारा ब्लेम जजमेंट के पीछे फीलिंग को जाके देखें और उसको हम धीरे से नीड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकें कि वस्तुतः कौन सी नीड का एक्सप्रेशन है, कौन सी नीड का एक्सप्रेशन है ये, उसको हम अभ्यास कर सकें। और निश्चित रूप से जितनी सजगता हम अपने में रखेंगे उतना ही ये अभ्यास करने का काम हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इस पर तो हमने पहले बात की थी, इसलिए मैं इन स्लाइड्स को थोड़ा बाईपास कर दे रहा हूं अभी और आगे आ जाता हूं। इस पर भी बात कर चुका हूं लेकिन मैं फिर से ध्यान दिला दूं, सुनने के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि दूसरे जब आवेश और पीड़ा की स्थिति में है ना, तो सबसे पहले अपने को नॉर्मलाइज करके चर्चा में जाना होता है। यह है अपनी तैयारी के साथ चर्चा प्रारंभ करना। इस तैयारी का क्या मतलब है उस पर थोड़ा और बात करूंगा आगे, पर इसका सामान्य मतलब यह है कि फायर में अगर एंट्री करने जा रहे हैं तो अपने फायर प्रूफ जैकेट को सब तरफ से संभाल करके और फायर सेफ्टी के सारे इंतजाम को करके जाने की जरूरत है। तो जब अगला आवेश में होता है ना, तो हमको इतना ही काम करना पड़ता है कि उसकी भावना और आवश्यकता को पहचानना और उससे वेरीफाई करना होता है। तो आई थिंक यू माइट बी फीलिंग और आई एम सेंसिंग और परहैप्स यू मे बी फीलिंग, एक भावना बताते हैं हम और उसकी जरूरत बताते हैं, जिसको ये दोनों भाषा में कह सकते हैं। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी ये जरूरत पूरी नहीं हो रही, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप ये जरूरत चाहते हैं और वो पूरा नहीं हो रहा, या शायद आप इस जरूरत को बहुत वैल्यू देते हैं और उसके पूरा होने पर आप ज्यादा सहजता प्रसन्नता महसूस करेंगे। आप इस जरूरत को बहुत महत्व देते हैं और शायद इसके पूरा होने पर आप ज्यादा सहजता, ज्यादा प्रसन्नता और कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ये और एक लैंग्वेज है पॉजिटिव ढंग में उसको कहने का। जितनी क्रिएटिविटी लगाना चाहें लगा सकते हैं, ये सब समाधान का रेंज है, इसलिए इसमें पर्याप्त क्रिएटिविटी की पॉसिबिलिटी है। और माइंड इट कि हम ये क्रिएटिविटी का प्रयोग भाव के साथ कर रहे हैं, न कि भाव को छोड़ करके। तो ज्ञान, विवेक और विज्ञान के साथ कला और तकनीकी का महत्व है। ऐसा नहीं है कि कला और तकनीकी का महत्व नहीं है, लेकिन ज्ञान, विवेक और विज्ञान को छोड़ करके तकनीकी और कला का कुछ ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। तो जीने की कला के मूल में अनुभव, बल और विचार शैली यानी समझ और भाव और विचार का सपोर्ट होना जरूरी है, जरूरी है। ऐसे ही जब अगला एंगर के रूप में, गुस्से के रूप में दिखाई देता है ना, तो आप अपने लिए ऑब्जर्व करके देखिएगा, गुस्सा के पीछे कुछ और भावना भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मोबाइल खेलते बच्चे को देख करके हमको गुस्सा आ रहा है, तो शायद हम कंसर्न महसूस कर रहे हैं। शायद हमारे 20 बार कहने से भी उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम हेल्पलेसनेस महसूस कर रहे हैं, असहायता, अक्षमता महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे तो मध्य दर्शन का एक फेमस कोट है कि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। तो बेसिकली गुस्सा के पीछे देखिएगा हम महसूस क्या कर रहे होते हैं, तो अपने को असहाय महसूस कर रहे होते हैं या अगले के प्रति कंसर्न महसूस कर रहे होते हैं। इस फीलिंग को पकड़ के बात करते हैं ना, तो ज्यादा आसान होता है कई बार कनेक्ट हो पाना। तो एंगर की जो फीलिंग है वो सपोर्टेड रहती है कंसर्न या हेल्पलेसनेस, असहायता, अक्षमता, ऐसी किसी न किसी और भावना के साथ। और आप अगले की भावना को ठीक पहचान लें पहली बार में, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गेस ही तो कर रहे हैं। और चूंकि गेस कर रहे हैं इसलिए हम सामान्यतः इसको शायद लगा के, परहैप्स लगा के, आई एम सेंसिंग, आई थिंक यू माइट बी, ऐसे सेंटेंस से ही शुरू करते हैं। ये कोई एरोगेंट स्टेटमेंट नहीं है कि हमको पता चल गया है तुम क्या कह रहे हो, अब चुप तो हो जाओ। ऐसे एटीट्यूड से अगर शुरू करेंगे तो फिर दवाई को जहर की तरह हम प्रयोग करने लगे हैं। हमको समझना चाहिए कि हमारा भाव खत्म हो रहा है, पहले उसको ठीक करें। पहली बार में अगर आप नहीं भी ठीक पहचान पाएंगे ना,
तो अगला 2-4 स्टेटमेंट और बोलता है ब्लेम, जजमेंट, कंप्लेन के रूप में। हम वापस उसको फीलिंग और नीड में कन्वर्ट करके फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। 2-3-4 राउंड में आराम से पहचानने का काम हो जाता है। तो गलत पहचानेंगे तब भी 2-3-4 राउंड में हो जाएगा। आधा अधूरा पहचानेंगे तो अगला फिर बताएगा कि यही नहीं, ये भी साथ में चाहिए, या ये मुद्दा भी तो है मेरा। उसको फिर से फीलिंग और नीड के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी नीड क्या है। और जो मैं पहले कह रहा हूँ, तैयारी का मतलब होता है कि हमको ये समझना चाहिए कि अगला अगर पीड़ा में है तो हम पहली ही बार उससे बात करेंगे और वो बड़े अच्छे से हमको जवाब देगा, इसकी जरूरत नहीं है। बल्कि जितने पीड़े में भरा हुआ है वो उतना पीड़ा बाहर निकलेगा। तो कम से कम 5 से 10 बार अगले को धैर्यपूर्वक सुन करके उसकी भावना और आवश्यकता को पहचान के उससे वेरीफाई करने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, तैयार रहते हैं। ये तरीका है दूसरे जब आवेश या पीड़ा की स्थिति में हैं तो चर्चा को शुरू करने का, शुरू करने का। इसी तरह से अगले की सारी बात जब कही हुई पूरी हो गई है, अपनी तरफ से उस पर जब कमेंट करना है, तो अगले ने जो सही किया है उसको पहचानना, स्वीकारना, उसकी सराहना करना, उसको रिकॉग्नाइज, अप्रिशिएट और वैल्यू करना जरूरी है। फिर हमने जो कुछ भी ठीक नहीं किया है उसको हम स्वीकार सकें, आगे कैसे ठीक करेंगे उसकी स्ट्रेटजी पर बात कर सकें। इन दोनों के बाद जो हमारी असहमति के बिंदु हैं उसको पहचान करके उस पर चर्चा की जा सकती है। और असहमति के बिंदुओं पर कैसे चर्चा की जाए उस पर हम आगे विस्तार करेंगे किसी समय। पर स्टेप ये 3 है। अगले ने जो सही किया है उसको पहचानना, स्वीकारना और उसकी सराहना करना। दूसरा, हमने जो ठीक नहीं किया है उसको स्वीकारना तथा ठीक करने की योजना बताना। और निश्चित रूप से इसमें फिर से ब्लेम और गिल्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ, ये आपको अगर गिल्ट में ले जाने वाली भाषा लगती हो, इसको ऐसे कहना चाहिए कि अगले की जो जो जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं उसको आगे पूरा करने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। अगले की जो जो जरूरतें पूरी नहीं हुई हैं उसको आगे पूरा करने में हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। और फिर जहां हमारी असहमति है उसको पहचान के उस पर चर्चा करने की जरूरत है। और चर्चा का मुख्य तरीका एकदम सिंपल है, कुछ सटीक सवालों को अगले से पूछ पाना, जिसमें एक साइड में हम जो सच्चाई हमको समझ में आई है वो रखते हैं, और दूसरे साइड में जो अगले की मान्यता का हमको अनुमान बना है उसके सारे कथन के पीछे, उसको रखते हैं। और अगले से ये पूछते हैं कि ये दोनों में कौन सा तुमको सहज रूप में स्वीकार होता है। ये पूछते हैं हम उससे कि ये दोनों में से कैसा जीने से तुम्हारा शुभ, मेरा शुभ और सर्व मानव का शुभ होगा। ये जो सामान्य रूप से अध्ययन प्रक्रिया में ये दोनों टेस्ट हम बताते रहते हैं, उन दोनों टेस्ट को बेसिकली पूछने की जरूरत होती है। पर उस पर और विस्तार हम आगे करेंगे, अभी के लिए तो इतना ही कहना है। अगर हम अपनी तरफ से किसी बात को करना चाहते हैं ना, तो बोलने के लिए और मुद्दे पर बाद में आऊंगा, लेकिन चूंकि ये दूसरे के आवेश को सुनने की बात हो रही थी इसलिए अपने आवेश की भी बात कर देता हूं। हम अपने किसी मुद्दे पर अगर बात करना चाहते हैं ना, तो पहला चीज ये समझना जरूरी है कि स्वयं को थोड़ा नॉर्मलाइज कर लेना जरूरी है। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये कि हम एक सहज स्थिति में इतना हो सकें कि ब्लेम जजमेंट से बाहर निकल करके नीड और फीलिंग के लैंग्वेज में बोलने लायक हो सकें। अगर ब्लेम और जजमेंट के लैंग्वेज में ही बोलने की जरूरत, बोलने के काबिल हैं अभी हम, तो इम्पैथी या सेल्फ इम्पैथी या किसी अस्तित्व की निश्चित वास्तविकता को देखने के आधार पर पहले अपने को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। उसके बाद एकदम सिंपल बात ये कहनी होती है, अगर हमको पता है तो हम बात से शुरू कर सकते, नहीं ओपन करना चाहते, एकदम सिंपल स्टेटमेंट है। मेरे मानस में कुछ बातें घूम रही हैं जिससे मैं थोड़ा असहज हो रहा हूँ, मुझे आपस में क्लैरिटी की, स्पष्टता की जरूरत महसूस होती। क्या हम अभी इस पर 5 मिनट बात कर सकते हैं? क्या हम शाम को कॉफी पर आधे घंटे बैठ सकते?
क्या हम रात को डिनर के बाद इस पर बात कर सकते? अगले ने हाँ कह दिया तो वेल एंड गुड, नहीं कहा, अपनी कोई व्यस्तता या असमर्थता बताई, तो सिंपल लाइन कहने की जरूरत होती है, फिर कब बैठना है या कब कर सकते। आप 2-3 चांस देते हैं अगले को ना, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आ ही जाता है बात करने की जगह पर, आ ही जाता है बात करने की जगह पर। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि हम अपने किसी आवेश और पीड़ा की बात करने गए, पता चला अगला भी आवेश और पीड़ा में भरा हुआ है, वो अपना बोलना शुरू कर दिया, तो हमको अपनी बात को रोक करके ये जो दूसरे जब आवेश और पीड़ा की स्थिति में है, इसी स्टेप को चलाना होता है। और वो स्टेप पूरा हो जाए तब फिर अपनी बात को शुरू करने की जरूरत होती है। तो भले टाइम हमने लिया था अपने आवेश और पीड़ा को बात करने के लिए, लेकिन वो अगले में भरा हुआ है तो पहले उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसके खाली हुए बिना वो सुनने की जगह पे ही नहीं आता है। उसको जब लगता है कि उसकी सारी जरूरतें सुन ली गई हैं और स्ट्रेटजी को ढूंढते समय उसका ध्यान रखा जाएगा, तब वो हमारी जरूरतों को सुनने के लिए भी तैयार होता है। उसके पहले वो तैयार ही नहीं होता। ये ऐसा ही है कि ज्यादातर लोगों के लिए खुद सुखी हुए बिना दूसरे को सुखी करने की योजना और कार्यक्रम बनाना बहुत मुश्किल होता है, मूल में चाहना होते हुए भी कि हम खुद ही दुखी हैं, परेशान हैं, उद्विग्न हैं, उलझन में हैं। तो मूल में दूसरे के शुभ की मूल चाहना होते हुए भी, नेचुरल एक्सेप्टेंस होते हुए भी इच्छा विचार आशा में वो आ जाए, ये बहुत कठिन होता है। बल्कि हम अगर अपने में रिएक्टिव हैं तो कई बार हम दूसरे के लिए भी रिएक्टिव इच्छा विचार आशा को चला ही लेते हैं, योजना कार्यक्रम बना ही लेते हैं। तो पहला जरूरत है ये अगले से वेरीफाई करने का, चेक करने का कि हम बात कर सकते कि नहीं। ये एक तरह से अगले का रिसेप्टिविटी चेक है कि अगला हमारी बात को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। प्रिपेयर्ड है तो बात शुरू करेंगे, प्रिपेयर्ड नहीं है तो बोलने का क्या फायदा, पहले वो प्रिपेयर्डनेस का वेट करेंगे। तो अपनी तैयारी के साथ जब हम चर्चा को शुरू करते हैं, तो जब हम पीड़ा में हैं या किसी बंद संवाद को शुरू करना चाहते हैं, तो अपनी भावना और आवश्यकता को बताना होता है। इस क्रम में अगला आवेशित हो जाए तो उसकी भावना और आवश्यकता को पहचानना होता है और उससे वेरीफाई करना होता है। और उस प्रक्रिया को कम से कम 5-10 बार करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके ही हम जाएं। हम ये ना सोचें कि पहले एक स्टेटमेंट में हमने भावना और आवश्यकता को बता दिया तो बात खत्म हो गई। ये ऐसा ही है जैसे टेबल टेनिस में सामने वाले ने कोई बढ़िया शॉट खेला, आपने उसको रिस्पॉन्स कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि अगला वापस उस पर शॉट नहीं मारने वाला है। 8-10 बार कम से कम आप अगले के शॉट को प्रॉपरली जब रिस्पॉन्ड कर पाते हैं ना, तब जाके अगले के सेटिस्फेक्शन लेवल के लाइक उत्तर हो पाता है, जहां अगला नॉर्मलाइज हो पाता है। तो आपने सिर्फ अगले के एक रिएक्टिव शॉट को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर दिया, दैट्स नॉट एनफ, दैट मे बी द स्टार्टिंग पॉइंट। शुरू करने की जगह होने के लिए तो ठीक, बट पूरा होने की जगह के हिसाब से वो ठीक नहीं है। स्वयं में कोई भी नकारात्मक भाव आता है तो उसको एक रोग की तरह पहचानने की जरूरत है, तभी उनसे मुक्ति उपाय समझ में आता है। अगर उसको रोग की तरह देखते हैं ना, तो बाहर निकलने का मन बनता है, ना कि उसको और पाल पोस के बड़ा करने का मन बनता है। इसी तरह से जब अपने में गुस्सा, क्रोध, विरोध आता है तो कारण किसको पहचान रहे हैं? दूसरे के आचरण को, या अपनी मान्यता को, अपनी अक्षमता को, अपनी जरूरतों के पूरा नहीं होने को? अगर दूसरे को ही कारण पहचानेंगे तो वो गुस्सा, क्रोध और विरोध में फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम करेगा। अगर अपनी मान्यता, अक्षमता या जरूरतों के पूरा नहीं होने को गुस्सा, क्रोध, विरोध के कारण के रूप में पहचानेंगे, तो अब दूसरा केंद्र से हट जाता है, बल्कि अपनी मान्यता को समझ में बदलना या अपनी जरूरतों के पूरा होने के अल्टरनेटिव उपाय पर सोचना, ये केंद्र में आ जाता है। बार बार प्रयास करके भी गुस्सा, क्रोध, विरोध नहीं हट रहा हो, तो अपने से एक सवाल पूछें, क्या इस परिस्थिति में ये अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स है? क्या इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है कि और कॉम्प्लिकेट होने वाली है? और नीचे वही बात लिखा हुआ है कि दूसरे के क्रोध, अपमान, विरोध, द्वेष को भी एक मानसिक रोग के रूप में देख पाना
अगले को दुर्घटनाग्रस्त पहचान पाना और अपनी सुरक्षा के साथ अगले की जरूरत को पहचान के सहयोग का प्रयास। अपनी सुरक्षा का मतलब हमारी स्थिति सहज बनी हुई है। अपनी स्थिति सहज नहीं रहे तो ब्रेक लें, खुद को सहज करें, सेल्फ इम्पैथी, दूसरे से इम्पैथी या अस्तित्व की किसी वास्तविकता को देखने के आधार पर। इस पर तो पहले बात कर चुके हैं, इसलिए और बात नहीं करता हूं। अगले को अगर सच्चाई की तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं ना, तो खुद का किसी भी नकारात्मक भाव से मुक्त होना जरूरी है। अन्यथा बार बार हम ब्लेम और कंप्लेन करते हैं, ना कि अगले को ध्यान दिला पाते। अपना जीना ठीक होना जरूरी है। अगला सही को समझना चाहता है, जीना चाहता है, समझ सकता है, उसमें भी निरीक्षण करने की क्षमता है। इसको जितना जितना हम देखते हैं उतना उतना समझाने की प्रक्रिया पर हमारा भरोसा बना रहता है। जैसे ही हमको लगता है कि अगला सही को समझना ही नहीं चाहता है, जीना ही नहीं चाहता है, समझ ही नहीं सकता है, उसमें तो निरीक्षण करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है, उतना उतना हम आधे अधूरे मन से बोल रहे होते हैं। अगर समझा भी रहे होते हैं तो कि आधा मन समझाने में लगा होता है, आधा मन उसी को अपोज करने में लगा रहता है। तो हमारी ही आधी ऊर्जा एक्सप्रेस करने में लगी है, आधी ऊर्जा अपने को पुल डाउन करने में, पीछे खींचने में लगी हुई है। अगला एक बार में समझ ही लेगा ऐसी अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं है। 10 तरह के सवाल पूछ ही सकता है, क्योंकि अगला भी एक कल्पनाशील और कर्म स्वतंत्र इकाई है मेरी ही तरह। ये पहचानना जरूरी है। ये भी समझना जरूरी है कि अगले के जीने में अगर हम बदलाव चाहते हैं तो उसके समझने में बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि आदमी के सारे भाव, विचार, व्यवहार, कार्य व्यवस्था में भागीदारी के मूल में उसका समझ या मान्यता है। इसलिए अगर हम समझ सहयोग करना चाहते हैं अगले को, तो उसको भाव, विचार, व्यवहार, कार्य व्यवस्था में भागीदारी के गाइडलाइन देने के बदले, वहां क्या करो क्या न करो बताने के बदले, समझने में सहयोग पर मुख्य ध्यान रखने की जरूरत है। और ये सारा संवाद अगले को बराबरी के स्तर पर रख के करने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूं कि अगला जब आपसे सवाल पूछना शुरू कर दिया है, अगला जब आपसे भिन्न राय रखना शुरू कर दिया है, अगला जब आपके साथ तर्क करना शुरू कर दिया है, अगला जब आपकी बात को मानने और स्वीकारने में कुछ आनाकानी करना शुरू कर दिया है, तो हमको समझ लेना चाहिए कि अब अगला अपने को हमसे छोटा नहीं मान रहा, या तो बराबर मान रहा है या अधिक मान रहा है। अधिक हम ना भी माने उसको, कम से कम बराबरी की स्तर पर रख करके बात कर सकेंगे, तभी संवाद की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो संवाद नहीं हो पाएगा। अब इसके साथ अगर हम बोलना चाह रहे हैं ना, थोड़ा देर रुक करके अपनी स्थिति को ध्यान दे करके सामान्य रखें, फिर जवाब देना शुरू करें। बाहर की परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो आप मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे या अभी परिस्थिति क्या पैदा होगी, ये आपके नियंत्रण में है, परिवार, समाज और व्यवस्था के नियंत्रण में है। पर हम उनको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या रिएक्ट करेंगे, ये हमारे नियंत्रण में है। उसका तरीका है विश्वास, सम्मान और स्नेहपूर्ण भाषा और आचरण होना जरूरी है। अपनी बात सही होने के साथ साथ तरीका यानी लहजा, टोन, शैली, फेशियल एक्सप्रेशन ये भी ठीक होना जरूरी है। और धैर्यपूर्वक एक निश्चित समय और प्रयास से ही उपलब्धि होती है। तो दूसरे को सहयोग करना, जिसको वीरता के रूप में पहचाना गया है, उसके आधार में धीरता है, ये समझना जरूरी है। फिर जब हम बोलने जाते हैं ना, तो एक बार ऑब्जर्वेशन, फीलिंग और नीड, ये 3 जगहों पर हमारी बात हो गई है, और उसमें भी मुख्य मुद्दा हमारी नीड और अगले की नीड की पहचान हो गई है और उस पर सहमति हो गई है, तो स्ट्रेटजी को बताने की जगह अगले से पूछना ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब हम स्ट्रेटजी बताने से या सॉल्यूशन बताने से शुरू करते हैं ना, तो अगला कहीं ना कहीं अपने को ऑफेंडेड फील करता है। उसको लगता है कि शायद हम उसके राय को महत्व नहीं दे रहे, उसको लगता है कि शायद हम कंक्लूजन पहले निकाल ले रहे हैं, डिस्कशन पर फोकस नहीं कर रहे, उसको लगता है कि शायद हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे, उसको लगता है कि शायद ये हमारी स्वतंत्रता में बाधा है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। तो स्ट्रेटजी बताने के बदले पूछने से शुरू करना सबसे सेफ तरीका है।
और अगला जो स्ट्रेटजी बताता है, उसके डिस्कशन के दौरान अगर आपकी नीड पूरी हो जा रही है तो वेल एंड गुड, नहीं पूरी हो रही है तो जो नीड नहीं पूरी हो रही है उसके लिए इतना पूछ लेने की जरूरत है कि ये नीड को कैसे पूरा करेंगे। या कोई स्ट्रेटजी की सुझाव देनी हो तो यहां से शुरू कर सकते, ऐसा कर सकते हैं क्या, ये ठीक रहेगा क्या। इस डिसीजन से शुरू करने की जरूरत नहीं है कि तुमसे बेहतर स्ट्रेटजी तो ये है, ये कर लो ना। इसको जैसे ही करेंगे फिर हमने निर्णय दे दिया कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। देखिए, किसी भी जगह पर वो जो सम्मान की जरूरत है ना कि दूसरा मेरे जैसा है, वो बराबरी के स्तर पर रखने को जैसे ही वायलेट करने का काम करेंगे, कोई कम्युनिकेशन आगे नहीं होने वाला है। ऑफ कोर्स जजमेंट के बदले ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करने की जरूरत है, जिस पर तो पहले हम बहुत बात किए हैं, इसलिए और आज नहीं करता हूं। अगर किसी जगह पर जजमेंट करना ही हो तो आप ऐसे हैं कि जगह मुझे ऐसा लगता है कहने की जरूरत है। इनफैक्ट यही बात ऑब्जर्वेशन में भी जरूरत है। आपने ऐसा किया कि जगह मैंने ऐसा देखा, आपने ऐसा बोला कि जगह मैंने ऐसा सुना। और आप देखिएगा इसको करके, कोई दूसरा जब आपको कह रहा हो कि तुमने ऐसा किया, और जब वो कहता है मैंने ऐसा देखा, ये दोनों को सुन के देखिएगा कि सुनने में आपको फर्क महसूस होता है कि नहीं होता है। आपको दिखाई देगा कि दोनों में फर्क है। तो जब हम ऑब्जर्वेशन की भी बात कह रहे होते हैं ना, तो मैंने ऐसा देखा, मैंने ऐसा सुना, मेरे मन में ऐसा है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, इस रूप में ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है। न कि तुमने ऐसा किया, तुमको मैंने ऐसा करते देखा, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, ये ऑब्जर्वेशन नहीं। जब तुमने ऊंची आवाज में कहा, यह भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है। जब मैंने ऊंची आवाज को सुना, यह भी एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है। ये दूसरे वाले से जितना चलेंगे ना, उतना कम घायल होने की संभावना अगले की दिखती है। और निश्चित रूप से दूसरे के बारे में अपना निष्कर्ष देखिएगा ना, वो अगर बोलने जाइएगा तो वो ब्लेम के रूप में, जजमेंट के रूप में, कंप्लेन के रूप में निकलता है। वो कहने के बदले अपनी फीलिंग बताने की जरूरत है। मैं हर्ट हुआ, मैं लोनलीनेस महसूस किया, मैं उदास हुआ, मैं परेशान हुआ, मैं नाराज हुआ, मैं घायल हुआ, मैं दुखी हुआ। ये अपनी फीलिंग, क्योंकि मैं ऐसा चाहता था, या क्योंकि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई, या दूसरी भाषा में, ऐसा अगर मेरे साथ होता तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगता, ऐसी परिस्थिति मिली होती, ऐसी घटना हुई होती, या ऐसी जरूरत पूरी हुई होती तो मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। ये उसका दूसरा तरीका है। और वो सबके साथ अगर हम कुछ स्ट्रेटजी को बताना चाह रहे हैं, अगले से कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो डिमांड के बदले रिक्वेस्ट का प्रयोग करने की जरूरत है। रिक्वेस्ट कैसा हो उस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। कभी अवसर होगा तो अगली 2 क्लासेस में उस पर एक बार और बात कर लेंगे। पर कोर आइडिया ये है चर्चा करने की जगह, और ये सारी चर्चा अब देखिएगा तो कहीं ना कहीं अगले को एजुकेट करने या खुद के एजुकेट होने के संदर्भ में है। हमसे कई बार गलती ये होती है कि हम जब चर्चा शुरू करते हैं ना, हम कहीं ना कहीं अपने मन में ये तय कर लेते हैं कि मैं सही हूं, अगला गलत है। और फिर लगता है हमको कि हम चर्चा कर रहे हैं, फिर तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, फिर हम दूसरे के ऊपर अपनी सो कॉल्ड समझ को थोपने का प्रयास कर रहे हैं। हमको ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर समय स्थिति ये होती है कि हमारे जो निष्कर्ष होते हैं उसको हम बोध या समझ मानते हैं, दूसरे के जो निष्कर्ष होते हैं उसको हम मान्यता मानते हैं। जब हम चर्चा कर रहे हैं ना, तो अपने निष्कर्षों के प्रति भी खुले रहने की जरूरत है कि वो भी गलत हो सकते हैं। उसमें भी बदलाव की पॉसिबिलिटी को रख के चर्चा करेंगे ना, तो अपने प्रोग्रेस की भी संभावना है, दूसरे तक बात के ठीक से पहुंचने की भी संभावना है। अगर उस रूट को हमने ब्लॉक कर लिया है तो गुरु शिष्य संबंध तो हो सकता है, वो बाकी संबंध में नहीं चलेगा। दोनों तरह से फिर अपने प्रोग्रेस की संभावना खत्म हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, अगले को यह महसूस होता रहता है कि आप उसको अपने बराबर नहीं समझते, इसलिए आगे चर्चा नहीं होगी, बल्कि वो सब तरह से ये सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि मैं कैसे तुमसे बराबर हूं, या मैं कैसे तुमसे अधिक हूं, या दूसरी भाषा में तुम कैसे नालायक हो।
बढ़िया। एक और ये अच्छा चीज है, बोलते समय कई बार जब हम इस जगह पे आते हैं ना, कि इस जगह पे आते हैं ना कि मैं बाध्य हूं, मैं करना पड़ रहा है हमको, उसकी जगह स्टेटमेंट को ऐसा लेने की जरूरत है कि मैंने चुना है, मैंने निर्णय लिया है, मैंने तय किया है। क्योंकि बाध्य हूं, करना पड़ रहा है, इस भाषा में कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी को अपने ऊपर टाल देते हैं। अपने जो हमने निर्णय लिया है, भागीदारी का जो निर्णय लिया है, उसके पीछे मेरी समझदारी, जिम्मेदारी है, ईमानदारी है, उसको हम टाल देते हैं। तो जैसे हम नौकरी कर रहे हैं और कुछ फाइल हमको ऐसी साइन करनी होती है जिसको हमने नहीं करना चाहते थे, हम कहते हैं मैं बाध्य हूं, हमको करना पड़ रहा है। उसको ऐसा देखने के बदले ऐसा देखने की जरूरत है कि हमको नौकरी से मिलने वाले पैसा, सम्मान, सहयोग और सुविधा की जरूरत है, इसलिए मैं इसको ऐसा करने को चूज कर रहा हूं, चूज कर रहा हूं। ये पहचानना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी बाध्यता को चूज इसीलिए करते हैं क्योंकि साथ में वो कई अच्छी चीजों को हमारे लिए दे रहा होता है, और शायद उससे मिलने वाला सहयोग या लाभ या उपलब्धि ज्यादा हमको दिखाई देती है। इसीलिए हम उन थोड़ी कमियों को नजरअंदाज करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए या झेलने के लिए तैयार रहते हैं। इनफैक्ट ये सारा भाषा में बदलाव करने जाएंगे ना, तो दिखेगा कि उसको करने की प्रक्रिया में अपनी स्वीकृति में, अपनी दृष्टि में, अपने भाव में, अपने विचार में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगती है। उस पर ध्यान जाने लगता है, उसमें कहाँ गैप्स हैं वो पता लगने लगता है, और उसको हम ठीक कर पाते हैं। जितना वो एक्सप्रेस होने का काम ठीक ठीक हो पाता है ना, उतना अगले को पता चलता ही है। धीरे धीरे उसका परसेप्शन भी हमारे बारे में बदल जाता है। तो मुद्दा अगले के परसेप्शन को बदलने में हड़बड़ी करने का नहीं है। मुद्दा अपनी स्वीकृति, भाव, विचार, दृष्टि को परिमार्जित करने का है, पुष्ट करने का है, सही के अर्थ में इंश्योर करने का है। इनफैक्ट जितना जितना इसको हम करते जाते हैं ना, उतना उतना अपने तृप्ति की निरंतरता बनी रहती है, और दूसरे में बदलाव करने की जो आकुलता और व्याकुलता है हमारी, वो खत्म होती जाती है, और हम एक सामान्य सहज गति में रह के दूसरे को सहयोग करने का काम कर पाते हैं। तो वो मेरे सुख का आधार नहीं होता है अब दूसरे को बदलना, बल्कि सुखी होकर के दूसरे को बदलाव में सहयोग करने का काम हम कर रहे होते हैं। ये एक लंबी लिस्ट है इस बात का कि हम सटीकता से बोल क्यों नहीं पाते हैं। ये लिस्ट इसलिए है, और आप इसको देखिएगा, बोलने में सामने वाला कुछ भी करे तो आपको ब्रेक दिखेगा, जिसे सुनने वाला बीच में इंटरप्ट कर दे, व्यवधान डाल दे। हम इस बात को कहेंगे और शायद अगला हमको नीची नजर से देखना शुरू कर दे, हमारा आत्मसम्मान गिर जाएगा इसलिए नहीं बोलते। अगला गुस्सा या क्रोध में आ जाएगा इसलिए नहीं बोलते। अपनी स्थिति को एक्सप्रेस करने के लिए सटीक शब्द नहीं मिलता है इसलिए नहीं बोलते। अगला सुन पाने की स्थिति में नहीं है इसलिए नहीं बोलते। दूसरे दुखी और परेशान हो सकते हैं इसलिए नहीं बोलते। शायद इन बातों को हम ईमानदारी से बता दें तो अगला बाद में हमारे खिलाफ इसको प्रयोग ना करे सबूत के रूप में, इसलिए नहीं बोलते। शायद रिश्ते ही टूट जाएं इसलिए नहीं बोलते। अगले की नजर में गिरने का भय होता है इसलिए नहीं बोलते। कई बार ऐसा भी मानते हैं कि समय के साथ ठीक हो ही जाएगा, छोड़ो नहीं यार, क्या बात करना। कई बार सुनने वाले का एक पुराना इतिहास जो हमारे अंदर होता है पूर्व धारणा के रूप में, वो हमको बोलने से रोक देता है कि पिछली बार उसने सुन सुन करके ऐसा किया था तो क्या कहना। या शायद हम ही बोलते हुए परेशान या एग्रेसिव हो जाएंगे इसलिए नहीं बोलते। अपने बोलते समय आप देखिएगा कि ये सब बातें आपको बोलने से रोक देती हैं कि नहीं रोक देती। अगर एक बार अपने लिए ये बात पहचान में आती है ना, तो हमको दूसरे के लिए भी ये समझने की जरूरत है कि उसको सुनते समय ये गलतियां हमको नहीं करनी है। ये गलती नहीं करनी का मतलब उसको व्यवधान नहीं देना है, गुस्सा और क्रोध नहीं करना है, उसके खिलाफ इन बातों को प्रयोग नहीं करने की जरूरत है, उसको अपनी नजर में गिराने की जरूरत नहीं है, उसके इतिहास को ध्यान में रख के सुनने की जरूरत नहीं है।
इसको कहते हैं अगले को बोलने के लिए सेफ स्पेस दे पाना, सुरक्षित जगह दे पाना। अगर वो सुरक्षित जगह हम अपने घर में अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने पेरेंट्स को, अपने मित्रों को नहीं दे पाएंगे, तो अगला बहुत कुछ छुपाना हमसे सीख ही लेगा, झूठ बोलना सीख ही लेगा। तो ये समझना जरूरी है कि अगला अगर झूठ बोल रहा है और छुपा रहा है हमसे, तो हम कहीं ना कहीं इनमें से कोई चूक कर रहे हैं, जिसके कारण उसको सेफ स्पेस नहीं मिल रहा है अपने को एक्सप्रेस करने का। अगर वो सेफ स्पेस उसको मिलेगा, तो वो एक्सप्रेस कर ही पाएगा, कर ही पाएगा। इतने के साथ मैं आज के लिए रोक लेता हूँ। स्ट्रेटजी पर अगली बार बात करेंगे कि इतने के साथ अगर स्ट्रेटजी को ढूंढने जाएं तो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। बट अभी 3-4 मिनट का समय है, इस पर कोई कमेंट हो या कोई इमीडिएट प्रश्न हो तो उसको बता सकते। हम दो रिक्वेस्ट करेंगे आपसे। एक तो ये कि अगले वीक की मीटिंग के पहले कभी एक बार इस रिकॉर्डिंग को सुन लें अपने पेस और स्पीड के साथ, जिसका मतलब होता है कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे, उन तरीकों को पकड़ने पर काम कर सकें। पहले तो कंसेप्ट समझ सकें, फिर अपने जीने में अप्लाई करने के तरीकों पर सोच सकें, और हो सके तो कुछ प्रैक्टिस करके देख सकें। उस होमवर्क के साथ आएंगे तो अगले वीक में जो प्रश्न होगा हम उसको भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और फिर आगे की बात को और कर सकते हैं कि समाधान के संदर्भ में स्ट्रेटजी ढूंढने जाते हैं तो उसकी पूर्व तैयारियां क्या हों, और कैसे उस स्ट्रेटजी को हम बेहतर ढंग से ढूंढ सकते हैं। ऑफ कोर्स पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। वंदन, रिक्वेस्ट है कि इतने पीपीटी का वो बना के पीडीएफ बना के शेयर कर देना ग्रुप पे। मेरी बात पूरी हो गई। जी भैया, सुनील अंकल जी का हैंड रेस है। जी, आपको माइक दिया है, आप बता सकते हैं। हाँ, प्रणाम श्याम भाई। प्रणाम जी। और सबको नमस्कार। मैं कह रहा था, एक तो आदर नागराज जी ने एक लाइन लिखी थी, छिद्रान्वेषण की जगह सत्यान्वेषण। आपने उसको इतना विस्तार से डिटेलिंग किया है, बहुत ही बढ़िया है। और ये अभी तो अपन यूथ वर्कशॉप करना है अपने को दिसंबर में, उसके बाद अगली वर्कशॉप की ये करनी है, मध्यस्थ संवाद। बाय द वे, इसका 2 वर्कशॉप फिक्स हो गया है। एक 29 नवंबर से 6 दिसंबर का भोपाल में हाँ जी। 8 दिन का कर रहे हैं, जिसमें मध्यस्थ दर्शन का कुछ अभ्यास और कुछ एनवीसी, दोनों मतलब ये आत्मीय संवाद, ये दोनों को आधा आधा रखेंगे। और हाँ, एक हैदराबाद में करेंगे फरवरी में, 10 से 15 फरवरी के अराउंड। उसका डेट प्रिसाइज फिक्स नहीं है, 2-4 दिन में हो जाएगा। हैदराबाद ये में क्या आर्टफुलनेस में? नहीं नहीं नहीं। अलग से, ठीक है। जी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर कभी जब आपको समय होगा तो भिलवड़ा भी करेंगे, क्योंकि ये समझ को बनाकर और आगे वैसे जीने के लिए बहुत जरूरी है। और दिसंबर में चूंकि जाना है कानपुर किताब पढ़ने, तो नवंबर में पता नहीं मैं नवंबर एंड में आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा, नहीं तो भोपाल आने की कोशिश करूंगा। बाकी भिलवाड़ा करेंगे। एक ये यूथ वर्कशॉप जो है, मैं आपको फोन नहीं कर पाया, 25 दिसंबर से 1 जनवरी का अपन ने फाइनल कर दिया फिर जी भिलवाड़ा में। बढ़िया। तो अभी मेरे पास ब्रॉडकास्ट में प्रॉब्लम है, इसलिए अभी मैं 1-2 दिन में कुछ वो ये चैनल बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे चैनल बना के करूंगा। ठीक है। ठीक है, बस ये कहना था मुझे। प्रणाम। बढ़िया जी। ये सारे पीपीटी बेसिकली भोपाल वर्कशॉप का प्रिपरेशन है। हाँ, वो तो मैं दिख गया मुझे कि आप का रिहर्सल भी हो गया, और हमारे लिए थोड़ा सा जिज्ञासा और पैदा कर दिया इसने, कि यस, इसको करना चाहिए। बढ़िया। ठीक है, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। नमस्ते भैया। नमस्ते। आपके जो जो प्रोग्राम होने वाले हैं वो कृपया विनंती है उनकी डिटेल अपने इस ग्रुप में शेयर की जाए। तो हैदराबाद वाला, भोपाल वाला या भीलवाड़ा वाला तो मेरे ख्याल से हो गया है। तो किसी को हम भेजना चाहे तो भेज सके। कर देते हैं भैया। आपके यहाँ की डेट फिक्स हो गई है क्या, 4 से 11 वाली? तो हम उसके साथ ही इसको कर देंगे।
अपने वाली कौन सी वो? जनवरी की। हाँ, वो जनवरी आजकल में वो रिपल भैया का 60 सत्र कंप्लीट हुआ है ना, हम्म। तो उसका भी बना देंगे अब। अगर वो डेट फिक्स हो गई हो तभी हम सोचते हैं सारे को सर्कुलेट कर देंगे एक साथ। बस बात तो हो गई है, सिर्फ ये ओके, ब्रोशर बनाना है। ठीक है। डेट फिक्स है ना, तो हाँ, बस डेट एक फिक्सिंग। सिंपल सर्कुलेशन डाल देंगे उन सारे डेट्स का, यस हो सर। जाएगा। जी जी। बहुत बढ़िया। बढ़िया। ये बात सुनते सुनते ही प्रैक्टिस हो गई बीच में मेरी और छाया की। वायलेंट कम्युनिकेशन हो गया। जी। अद्भुत है भैया ये। प्रैक्टिस चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। वंदन, ये आईफोन 13 मिनी क्या अदिति दी का है? हाँ भैया, उनका हर बार इसी नाम से होता है। कुछ मेरा भी प्रश्न ऐसा का होता है है? बंधन फोन से ऑटोमेटिक, कौन सा क्या पता नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा नाम आता ही नहीं है, हर बार एडिट करना पड़ता है। अच्छा। भैया से नमस्ते दीदी, देखिए जी। हमको याद हो गया है आपका है। जी भैया, मुझे एक चीज पूछनी है कि अभी जब मैं ये सब प्रैक्टिस कर रही हूँ, अभी वैसी हुई तो नहीं हूँ, तो अक्सर मैंने ये देखा है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं, बजाय कि प्रैक्टिस करने के मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि अभी वो हर समय रूल्स याद नहीं रहते, जब जब याद आ जाते हैं तब अप्लाई करती हूँ। तो क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ कि मैं मतलब अवॉइड कर रही हूँ कम्युनिकेशन और बहुत शांत रहने लगी हूँ, और कोशिश कर काफी सारा बाहर की प्रतिक्रियाएं ठीक हो रही है, मतलब वो रिस्पॉन्स हो रहे हैं। तो क्या ये चुप रहना ठीक है, या मुझे कूदना चाहिए बार बार? दो बात कहूंगा, एक, अंदर रिएक्शन नहीं हो रहा हो तो चुप रहने में प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। अंदर रिएक्शन हो रहा है तब तो काम करना पड़ेगा। नहीं, रिएक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, दूसरा ये है फिर कि अगला जो शेयरिंग कर रहा है वो हमसे रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है तो जवाब नहीं देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चुप रहना ठीक है। अगर हम्म। अगला रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहा है और फिर हम जवाब नहीं दे रहे, तो हम्म। हमको एक सिंपल लाइन कह देने की जरूरत है कि इस पर हम कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, या हम्म। कल शाम करेंगे, आज शाम करेंगे, अगली बार बैठते हैं तब करेंगे। वो हम्म। रिस्पॉन्स दे देना जरूरी है ताकि अगले को ये पता चल जाए कि हमने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, हमारे हम्म। लिस्ट में है, हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। उसको ये न लगे कि मैं हम्म। उसको सुन ही नहीं रहा हूँ और इंटरटेन ही नहीं कर रहा हूँ। ओके जी। जी। जी जी। ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया। हाँ वंदन। जी भैया, तो किसी और का कोई मैसेज या एक और से कुछ और करते हैं मीटिंग। बढ़िया। माइक ओपन कर दो सभी का, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो। होगा किन्हीं का कोई प्रश्न तो कमेंट सुन लेते हैं, ओपन कर दो। जी, माइक तो दे दिया है सभी को। बढ़िया। तो कुछ नहीं है तो फिर पूरा कर लिया जाए। दिवाली अगली की बार। अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। सही बात है। अंतर की दिवाली हो जाए स्वयं की। सबको बहुत हाँ बहुत हाँ शुभकामनाएं भैया, दीपावली की। जी, सभी को सभी की दिवाली शुभ हो। बहुत बहुत बढ़िया। शुभकामनाएं दीपावली की। नमस्ते सभी को। नमस्ते। भैया नमस्ते, सबको नमस्ते। प्रणाम सभी। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते सबको, शुभ दिवाली। बहुत बहुत आभार। नमस्ते सभी